हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एंशिएंट इंडिया में, जो कि है जैनिज्म। हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड ऑलरेडी सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट की इंपॉर्टेंट काउंसिल्स, बुद्धा से रिलेटेड जो भी डॉक्ट्राइंस थी बुद्धिज़्म से रिलेटेड उन्हें देख चुके हैं हम लोग। इसके अलावा जो स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म थे उन्हें भी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली आज के लेक्चर में हम लोग जैनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काउंसिल्स, उनकी डॉक्ट्राइंस को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों का ही राइज 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था। दोनों के ओरिजिन के जो कॉज है वो सेम है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बट एक जो सबसे कॉमन कॉज माना जाता है इन दोनों रिलीजन के राइज होने का, वो था कि जो वर्ण सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी आ गई थी, और जो ब्राह्मण्स है उनकी डोमिनेंस, उनकी सुप्रीमेसी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का अराउंड 6th सेंचुरी बीसी में राइज देखने को मिला था। जो लोगों को ये बताना चाहते थे कि एक्सट्रीम वेज, या आपको सिर्फ संस्कृत पता होना ज़रूरी नहीं है अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। आप नॉर्मल लोकल लैंग्वेज, जैसे कि बुद्धिज्म में पाली लैंग्वेज को यूज़ किया था लोगों तक अपनी नॉलेज पहुंचाने के लिए, एंड जैनिज्म में प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया था। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई थी कि सिर्फ संस्कृत पता होना, या सिर्फ ब्राह्मण्स जो आपको सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स बता रहे उससे फॉलो करके आप साल्वेशन अटेन नहीं कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जो हम लोग आपको बताएंगे, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में बताया गया कि आप इन्हें फॉलो करके भी क्या कर सकते हैं, मोक्ष या साल्वेशन को क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म का प्रोमिनेंस अराउंड 6th सेंचुरी बीसी में देखने को मिल रहा है, जब लॉर्ड महावीर ने इस रिलीजन को क्या करना शुरू करा था, प्रोपोगेट करना शुरू करा था। द वर्ड जैन वर्ड जीना वर्ड से ड्राइव है, एंड जीना का लिटरल मतलब होता है द कॉन्कर, जिसने सब कुछ जीत लिया है। क्लियर? सो जैन कौन से वर्ड से ड्राइव्ड है? जीना से ड्राइव्ड है, एंड जीना का मतलब क्या होता है? कॉन्कर। जैन रिलीजन में 24 तीर्थंकार थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि जैनिज्म में क्या है। जैनिज्म के जो फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स को जैनास कहा जाता है, और इन जैनास के अकॉर्डिंग महावीर स्वामी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टीचर थे। सो जैनिज्म में जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं उन्हें तीर्थंकार्स कहा जाता था, जो जैन धर्म को आगे क्या कर रहे, प्रोपोगेट करे, लोगों तक पहुंचा रहे। तो जैनिज्म में रिलीजियस टीचर्स को क्या कहा जाता है? तीर्थंकार कहा जाता है। और जो फॉलोअर्स है जैनिज्म के, जो जैनाज है, उन्होंने महावीर स्वामी को सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टीचर बताया। ठीक है, सो पूरे जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकार हुए। आपको पूरे 24 तीर्थंकार याद नहीं रखने, एग्जाम में जितने पूछे जाते वो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगी। क्लियर? सो जो ये 24 तीर्थंकार थे जैनिज्म में, उसमें से फर्स्ट तीर्थंकार थे वो थे ऋषभनाथ, जिन्हें ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। 23rd तीर्थंकार थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। एंड 24th तीर्थंकार जो लास्ट थे वो थे वर्धमान महावीर स्वामी, जिनकी पूरी लाइफ को हम डिटेल में देखेंगे कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, इनको नॉलेज कब अटेन हुआ था, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। क्लियर? प्लस द डॉक्ट्राइन ऑफ जैना इज ओल्डर देन बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन। ये चीज़ भी याद रखना कि जो जैन डॉक्ट्राइन है वो बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन से काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एज आई सेड कि हम वर्धमान महावीर स्वामी की पूरे लाइफ की डिटेल हम लोग देखेंगे। तो जो वर्धमान महावीर स्वामी थे ये 24th एंड लास्ट तीर्थंकार थे जैनिज्म में। इनको जीना भी कहा जाता था। जैसे कि हमने जब बुद्धिज्म पढ़ा था, तो बुद्धिज्म में जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, व्हेन ही गॉट एनलाइटन, तो वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया था, निर्वाण। ठीक है, सिमिलरली जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब उन्होंने इनफाइनाइट नॉलेज अटेन करी थी, तो उनके लिए एक वर्ड यूज़ करा गया था, दैट इज़ जीना। और जीना का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द कॉन्करर, जिन्होंने सब कुछ जीत लिया है। क्लियर? सो द मीनिंग ऑफ जीना इज अ विक्टर और द कॉन्करर, the one who attained infinite language and now can help others। ठीक है, अब इन्होंने तो इनफाइनाइट लैंग्वेज अटेन कर ली है, अब ये दूसरों की भी मदद करेंगे मोक्ष प्राप्ति में। क्लियर? सो द वन हु अटेन इनफाइनाइट लैंग्वेज नाउ कैन हेल्प अदर्स टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। इसके अलावा वर्धमान महावीर स्वामी जो हैं उनको महावीर के नाम से भी जाना जाता है। महावीर का लिटरल मतलब ही होता है महा मतलब ग्रेट और वीर मतलब हीरो, राइट? तो जिसे हम द ग्रेट हीरो के नाम से भी जानते हैं।
ही वॉज ऑल्सो नोन एज जितेंद्र। जितेंद्र मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपने सभी इनर डिज़ायर्स को क्या कर लिया है, कॉन्कर कर लिया है। और उनको अरिहंत के नाम से भी जाना जाता है, विच मीन्स वर्दी। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं वर्धमान के तौर पे आपको बताना चाहूँ तो इनको एक तो महावीर के नाम से जाना जाता है, एक जितेंद्र के नाम से जाना जाता है और तीसरा अरिहंत के नाम से जाना जाता है। महावीर मतलब द ग्रेट हीरो, जितेंद्र मतलब वन हु कॉन्कर्ड हिज इनर डिजायर्स, एंड अरिहंत मतलब द वन हु इज वर्दी, ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंस ही काफ़ी है, वर्दी है। इसके अलावा ही पजेस्ड अवधि ज्ञान, ठीक है, इन्होंने अवधि ज्ञान पजेस कर रखा था, जिसको आप सुपर ह्यूमन इंसाइट कह सकते हो या कॉग्निशन कह सकते हो। इसके बाद महावीर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड वॉज बॉर्न इन 599 BC इन अ विलेज नेम कुंडग्राम। जैसे कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप कंपेयर करते हुए चलो। अच्छा कि जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में हुआ था, कुंडग्राम विलेज में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। कौन से साल में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, कंपेयर करते हुए चलनी है। इनफैक्ट आप एक टेब्यूलर फॉर्म में ये सारी चीज़ें बना के लिख लेना, ताकि आप लोगों को जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास आगे पूरा एक टेब्यूलर फॉर्म में चीज़ें, और आपको सिर्फ देखना है इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पर हुआ था, गौतम बुद्ध का यहाँ पर हुआ था, इस ईयर में हुआ था, इनका इस ईयर में हुआ था। तो इस तरीके से कंपेयर करते हुए पूरा टेब्यूलर फॉर्म में आप लोग लिख लेना। क्लियर। प्लस ही वॉज बॉर्न इन अ क्षत्रिय क्लैन। उनके जो फादर थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, वो ज्ञानत्रिज्ञ क्लैन के क्या थे, चीफ थे। एंड उनकी मदर जो थी उनका नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छावी किंग चेटक की क्या थी, सिस्टर थी। बाद में महावीर स्वामी की शादी होती है, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा, उनसे उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम था प्रियदर्शना। अब मैंने क्या कहा था कि जिस तरीके से जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसे निर्वाण कहा जाता है। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसे केवल्य कहा जाता है या फिर केवल्य ज्ञान कहा जाता है। क्लियर। इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन से एज में हुई थी, तो 42 ईयर्स के जब ये थे तब हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ऋजुपालिका रिवर के बैंक के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको, महावीर स्वामी को। इसके बाद एट एज ऑफ 72 महावीर स्वामी की डेथ हो जाती है। ही बिकेम अ सिद्धा एट एज ऑफ 72। 527 BC में इनकी डेथ होती है, पावापुरी नियर पटना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर लाइफ ऑफ महावीर, जैसे कि उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, उनकी मदर का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छावी किंग चेटक की सिस्टर थी। फिर इन दोनों से उनका सुपुत्र होता है जिनको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। फिर इनकी शादी करवाई जाती है यशोदा से। इन दोनों की एक बेटी होती है जिनका नाम है प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी की बाद में जमाली नाम के एक पर्सन से शादी होती है जो कि महावीर स्वामी के पहले डिसाइपल भी बने थे। क्लियर, जो कि उनके खुद के जमाई थे। अब एज आई सेड कि 24 तीर्थंकार हैं, हर तीर्थंकार को ना एक सिंबल दिया गया है और वो सिंबल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 5 तीर्थंकार और एंड के 5 तीर्थंकार आपको क्या करने हैं, याद रखने, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लॉर्ड ऋषभनाथ, इनसे एसोसिएटेड जो सिंबल है वो है बुल। अजीत नाथ को कौन सा सिंबल दे रखा है, तो एलिफेंट। फिर संभवनाथ को कौन सा दे रखा है, तो हॉर्स। इस तरीके से नीचे के भी आपको 5 याद रखने, जैसे कि महावीर स्वामी का तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे जो सिंबल एसोसिएटेड है वो है लायन। पार्श्वनाथ से जो सिंबल एसोसिएटेड है वो है स्नेक। नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ से जो सिंबल एसोसिएटेड है उसे कौंच कहा जाता है, शंख जिसे हम कहते हैं वो। उसके बाद ना एक 19th जो तीर्थंकार है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19th तीर्थंकार क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो आगे चल के क्या होता है, जैनिज्म जो है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को श्वेतांबर कहते हैं, दूसरे को दिगंबर कहते हैं। तो यहाँ पर अभी सिर्फ समझ लो, हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे ये याद रखना कि श्वेतांबर सेक्ट जो था जैनिज्म का, यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है कि वुमेन्स को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो श्वेतांबर सेक्ट की ही एक तीर्थंकारा थी जिनका नाम था मलिनाथ, राइट। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और ये एक लौती फीमेल थी 24 तीर्थंकार्स में से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, बिकॉज 24 तीर्थंकारा में से एक लौती, ठीक है, द ओनली फीमेल तीर्थंकारा वॉज मलिनाथ। क्लियर। तो ये कौन से सेक्ट को बिलोंग करती थी ये भी याद रखना, तो ये श्वेतांबर सेक्ट को बिलोंग करती थी। अब यहाँ पर आप ये चीज़ आपका है कि ये 24 तीर्थंकार है, इसमें से स्टार्टिंग के 5 तीर्थंकार के आपको सिंबल्स याद रखने और बॉटम से 5 जो है उनके सिंबल्स याद रखने। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैनिज्म की डॉक्ट्राइन्स देख लेते हैं।
तो यहाँ पर क्लियरली कहा है जैना कौन है। जैना मैंने अभी बताया कि जो जैनिज्म धर्म को, जो जैनिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है जैना। तो यहाँ पे क्लियरली कहा है कि जो जैना है उनको 3 ज्वेल्स को क्या करना है, फॉलो करना है, जिसे जैनिज्म में 3 रत्नास भी कहा जाते हैं। तो वो कौन से 3 रत्नास है जो जैनिज्म में, या जो जैनास है, जो फॉलोवर्स है जैनिज्म के, उनको फॉलो करने हैं ताकि वो लोग सोल से लिबरेशन पा सके, ठीक है, सो दैट दे कैन अचीव द लिबरेशन ऑफ द सोल। तो क्या है वो 3 चीज़ें, तो वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, आपको जो फेथ है वो आपका सही होना चाहिए, आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए, और आप जो भी चीज़ें करें, आपके जो भी कंडक्ट है वो भी क्या होनी चाहिए, राइट होने चाहिए। तो ये जो है 3 रत्नास है हमारे किसके, डॉक्ट्राइन्स के। अब आप यहाँ पर रिकॉल करो कि मैंने बुद्धिज़्म के आपको क्या 3 रत्नास बताए थे, ठीक है, जिनको 3 ज्वेल्स कहा जाता है बुद्धिज़्म का, वो मैंने आपको क्या बताए थे, वो यहाँ पर आप लोगों को रिकॉल करना है। क्लियर। तो ये पहली डॉक्ट्राइन समझ में आई, दैट इज 3 रत्नास। इसमें क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, जिसको आप इस चीज़ को फॉलो करके यू कैन अचीव द लिबरेशन ऑफ सोल। आगे देखते हैं दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट के बारे में। सो बेसिकली एक स्टोरी है वो सुना देती हूँ। मगध वाला जो रीजन है, यहाँ पर अराउंड कई सालों पहले मगध में 12 साल के लिए फेमाइन आया था। क्लियर, मगध में कई सालों पहले 12 साल के लिए क्या आया था, फेमाइन आया था। तो यहाँ पर उस समय जो मगध में रूल कर रहे थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैनिज्म के फॉलोवर थे, जैन धर्म को फॉलो कर रहे थे। तो वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर जो बहुत सारे जैनिज्म जो है, जो जैन को फॉलो कर रहे होंगे, बहुत सारे मॉन्क्स वहाँ पर रह रहे होंगे। सो व्हाट हैपन, जब मगध में फेमाइन आया तो 2 सेक्ट में, ठीक है, जैन फॉलोवर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक वो लोग थे जो मगध में ही रुके, और एक वो लोग थे जो मगध छोड़कर साउथ इंडिया चले गए। ठीक है, तो जो लोग मगध छोड़कर साउथ इंडिया गए थे, उनके साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी वहीं उनके साथ चले गए थे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो जो लोग मगध छोड़ के गए वो भद्रबाहु की लीडरशिप में गए थे। ठीक है, और ये लेटर ऑन बाद में जाके क्या कहलाए, ये दिगंबरास कहलाए। और वो लोग जो मगध में ही रुके वो किसकी लीडरशिप में रुके थे, तो वो स्थलबाहु की लीडरशिप में रुके थे। और ये लोग आगे चल के कौन सा सेक्ट कहलाए, तो ये लोग श्वेतांबर सेक्ट कहलाए। एक और बात मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, जब मगध में फेमाइन आया तो वो ऑलमोस्ट 12 साल के लिए फेमाइन रहा था। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो जैन फॉलोअर्स थे, जो जैनिज्म के लोग थे, जो मॉन्क्स थे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक वो लोग थे जिन्होंने ये डिसाइड करा कि भले ही फेमाइन आया हुआ है पर हम लोग मगध में रुकेंगे। दूसरे वो थे कि जिनको लगा कि फेमाइन आ गया, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो साउथ इंडिया चले गए। वो दूसरा सेक्ट था। तो वो जो वहीं पर रुका था वो थे श्वेतांबर। किसकी लीडरशिप में रुके थे, तो स्थलबाहु की लीडरशिप में रुके थे। वो जो साउथ इंडिया चले गए वो थे भद्रबाहु की लीडरशिप में गए थे, और वो सेक्ट क्या कहलाया, वो कहलाया दिगंबर सेक्ट। क्लियर। तो मगध में रुकने वाला सेक्ट था श्वेतांबर सेक्ट, और साउथ इंडिया चले जाने वाला सेक्ट था दिगंबर सेक्ट। जो श्वेतांबर सेक्ट के जो लीडर थे वो थे स्थलबाहु, और जो दिगंबर सेक्ट के लीडर थे वो थे भद्रबाहु। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कि मगध तक आखिर कैसे पहुँचा जैनिज्म, उसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। सो देखो, जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड हो रहा था वेस्टर्न इंडिया में, जहाँ पर ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ठीक है, सो द अर्ली जैनास उन्होंने क्या करा, दे अडॉप्टेड द प्राकृत लैंग्वेज, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड करा, विच वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय ब्राह्मण्स। दिस ग्रेटली हेल्प्ड इन स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो यहाँ पर स्प्रेड ऑफ जैनिज्म को जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल गया। इनफैक्ट मगध में रहने वाले जो रूलर थे उस समय, मगध के जो किंग थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी क्या बन गए, जैन फॉलोवर बन गए। इन्होंने ऐसे ही सेट कि एक सेक्ट जो मगध में रुका था और एक जो साउथ इंडिया चले गया था, जो कि भद्रबाहु की लीडरशिप में गया था। तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी कहाँ चले गए थे, साउथ इंडिया जो है चले गए थे। वहीं पर उन्होंने अपने अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति करी थी। बेसिकली इन्होंने इनकी जो है लाइफ त्यागी थी बाय गिविंग अप ऑन फूड्स, मतलब उन्होंने खाना पीना जो है सारी चीज़ें छोड़ दी थी, और स्लोली जो है उन्होंने अपनी लाइफ जो है त्यागी थी इस तरीके से। क्लियर। इसके बाद द ग्रेट फेमाइन दैट अकर्ड इन मगध एंड लास्टेड फॉर अबाउट 12 years टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, बहुत सारे जैन फॉलोअर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वो कहाँ चले गए, साउथ में चले गए। वहाँ पर उन्होंने जैनिज्म को स्प्रेड करना शुरू करा। तो जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता है, उनको दिगंबर्स कहा जाता है। और जो भद्रबाहु के साथ नहीं गए थे, जो वहीं पर जिन्होंने रहना प्रेफर करा,
उनको श्वेतांबर कहा जाता है और वो किसकी लीडरशिप में थे, तो वो स्थलबाहु की लीडरशिप में थे। तो एक बार थोड़ा सा आपको ढंग से समझाना चाहूँ तो यहाँ पर फेमाइन आया है मगध में, कुछ लोगों ने डिसाइड करा है कि वो मगध में ही रहेंगे, वो किसकी लीडरशिप में रहे, तो वो स्थलबाहु की लीडरशिप में उन्होंने डिसाइड करा कि वो मगध में ही रहेंगे। वो लोग जिन्होंने डिसाइड करा कि वो साउथ इंडिया चले जाएंगे, वो भद्रबाहु की लीडरशिप में चले गए। क्लियर। अब स्थलबाहु की लीडरशिप में जो लोग रुके थे उनको श्वेतांबर कहते हैं, जो वाइट कपड़े पहनने लगे, और जो भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ इंडिया चले गए उनको दिगंबर कहते हैं। ठीक है, उस सेक्ट को क्या कहा जाता है, दिगंबर सेक्ट। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिटरल वे में आप पूरा जो है उसके डिफरेंसेस देख सकते हैं। जैसे कि दिगंबरा की बात करूँ तो लिटरली इसका मतलब होता है स्काई क्लैड। ठीक है, क्लैड मतलब जो ड्रेसिंग होती है उसे कहा जाता है, और श्वेतांबर का मतलब होता है वाइट क्लैड, जिन्होंने वाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर द प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी इज एक्सेप्टेड, यहाँ पर द प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी इज डिनाइड, क्योंकि इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिए। इसके अलावा द फॉलोवर्स ऑफ, ये लोग कौन थे, दिगंबर सेक्ट के लोग कौन थे, ये भद्रबाहु के फॉलोवर्स थे, एंड श्वेतांबर सेक्ट के कौन थे, ये स्थलबाहु के फॉलोवर्स थे। यहाँ पर द जीनाहुड ऑफ वुमेन इज डिनाइड। ठीक है, ऐसा ही सेट कि जो 24 तीर्थंकार थे उसमें से जो 19th तीर्थंकार थी वो एक फीमेल थी और वो श्वेतांबर सेक्ट की थी। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है द जीनाहुड ऑफ वुमेन इज एक्नॉलेज्ड। क्लियर। हंगर, थर्स्ट, स्लीप, फियर आर नॉट एक्सेप्टेड इन पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। यहाँ पर श्वेतांबर्स में फूड को अलाउ कर रखा है कि अगर आप एनलाइटन होना चाहते हैं तो फूड इज अलाउड इन परस्यूट ऑफ एनलाइटनमेंट। इसके अलावा दिगंबर जैन्स दे बिलीव दैट महावीर नेवर मैरिड। ठीक है, दिगंबर्स का मानना था कि महावीर स्वामी ने कभी शादी नहीं करी थी, वेरे श्वेतांबर दे बिलीव दैट महावीर मैरिड यशोदा, हुई थी शादी, तो ये लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। प्लस दिगंबर में द वर्ड पुराण इज यूज फॉर द हैगियोग्राफी। ठीक है, बेसिकली जो भी संत लोग होते हैं उनकी जो बायोग्राफीज होती है उसको हैगियोग्राफी कहा जाता है। तो दिगंबर सेक्ट के लिए वर्ड यूज़ किया गया है पुराण, और श्वेतांबर सेक्ट के लिए वर्ड यूज़ कर रखा है चरित। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पूरा टेबल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्योंकि हम लोग डॉक्ट्राइन्स देख रहे थे तो हमने त्रिरत्न देख लिया। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स है, एक है अनेकांतवाद और दूसरा है स्यादवाद। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। अनेकांतवाद की बात करूँ तो इट एम्फेसाइजेस दैट जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो रियलिटी है, ठीक है, जो रियल ट्रूथ है, जो सबसे बड़ा ट्रूथ है, वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो लोगों की समझ में नहीं आता, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसके काफ़ी अलग अलग जो है एस्पेक्ट्स है, जिसको हम थियोरी ऑफ प्लूरैलिटी भी कहते हैं। तो अनेकांतवाद क्या कह रहा है, इट बेसिकली इट एम्फेसाइज द अल्टीमेट ट्रूथ, और जो रियलिटी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये एम्फेसाइज कर रहा है अनेकांतवाद। और ये कह रहा है कि ये जो रियलिटी है उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है और उन सभी एस्पेक्ट्स को क्या किया गया है, साइमल्टेनियसली आपको उन सभी एस्पेक्ट्स में एक्सेप्टेंस देखने को मिल रही है। मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा एस्पेक्ट्स है, बट सभी को साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्टेंस मिला है, यहाँ पर इसकी बात की गई है और उसी को क्या कहा जाता है, अनेकांतवाद। एक और बार बता देती हूँ, ये थियोरी ये कहती है कि यहाँ पर अल्टीमेट ट्रुथ या जो रियलिटी है उस पर एम्फेसाइज किया गया है और ये कहा गया है कि ये जो रियलिटी है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो अलग अलग, ये जो डाइवर्सिटी है, ये ट्रूथ्स में जो अलग अलग आपको एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इसको एक्सेप्टेंस भी मिला गया है। ठीक है, भले ही वो एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बट सभी चीज़ों को क्या दिया गया है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिला गया है, ये कहती है अनेकांतवाद थियरी। क्लियर, एक बार पढ़ लेते हैं। इट एम्फेसाइजेस दैट द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स, दैट इज जिसको हम थियोरी ऑफ प्लूरैलिटी कहते हैं। इट रिफर्स टू साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल, डाइवर्स एंड इवन कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स। इसके बाद में स्यादवाद की बात करूँ तो स्यादवाद में ये कहा गया है कि जितने भी जजमेंट्स हैं वो क्या है, कंडीशनल है। ठीक है, मतलब कि जो भी जजमेंट्स लिए हैं वो उस समय, उस कंडीशन, उस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या किए गए, लिए गए। हो सकता है कि उस समय वो पर्टिकुलर चीज़ सही हो, ठीक है, पर बाद में वो चीज़ हो सकता है कि गलत हो। क्लियर, तो यहाँ पर स्यादवाद में बताया गया है कि हमने जितने भी जजमेंट्स अभी तक लिए हैं वो कंडीशनल है।
दे आर होल्डिंग गुड इन ओनली सर्टेन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस और सेंसेस, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी जो चीज़ कही है वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अकॉर्डिंग नॉनवेज खाना गलत है, बट नॉनवेज के अकॉर्डिंग जो नॉन वेजिटेरियन है उनके अकॉर्डिंग नॉनवेज खाना कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो उनके पास एक पॉइंट होता है अपनी बात को, अपने तर्क को सही प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे यही बता रहे कि कुछ हर लोग के पास एक कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है, एक सर्टेन कंडीशन या सर्कमस्टांसेस में वो अपनी बात को सही बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उस चीज़ को बताने की कोशिश की गई दैट ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल एंड होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस और सेंसेस। इसके अलावा 7 मोड्स होते हैं प्रिडिक्शन के, जिसे हम सप्तभंगी न्यायवाद कहते हैं। स्यादवाद, जो स्यादवाद है, इट लिटरली मीन्स द मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। अभी मैं आप लोगों को अंतर बताती हूँ। अभी यहाँ पर आप लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, मेरे वर्ड्स जो है थोड़े सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, बट नेक्स्ट स्लाइड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम उस चीज़ को जैन लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अनेकांतवाद में आपको क्या बताया कि जो हर व्यू से, ठीक है, उसको क्या कर लिया गया यहाँ पर, एक्सेप्ट कर लिया गया कि किसी ना किसी रिस्पेक्ट में वो व्यू पॉइंट क्या होगा, सही होगा। भले ही उसका मतलब यहाँ पर मल्टी साइडेडनेस को बताया कि मेरे रिस्पेक्टिव में वो चीज़ सही है, तो वो हर रिस्पेक्ट में उस व्यू पॉइंट को क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि एवरी व्यू इज़ राइट इन सम रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में वो व्यू जो है सही होगा। ये क्या है, अनेकांतवाद है, जिसमें मल्टी साइडेडनेस की बात की गई। वहीं अगर मैं स्यादवाद की बात करूँ तो दिस इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं कि नो व्यू इज़ राइट इन एवरी रिस्पेक्ट, कि एक पर्टिकुलर व्यू है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर रिस्पेक्ट में सही हो। क्लियर। जैसे कि अगर अगेन एक वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन वाला ही एग्जांपल अगर आपको लूँ और कहूँ कि वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग नॉनवेज खाना गलत है, बट नॉन वेजिटेरियन जो पर्सन है वो प्रूव कर देगा कि वो नॉनवेज खाना उसके अकॉर्डिंग गलत नहीं है, वो कोई ना कोई ऐसा तर्क दे देगा। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, वहीं कुछ लोग प्रूव कर देंगे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नो व्यू इज़ राइट इन एवरी रिस्पेक्ट, क्योंकि 7 कंडीशनल प्रिडिकेशंस जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। रिलेटिवली कोई चीज़ एग्जिस्ट करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल गॉड, किसी के अकॉर्डिंग भगवान एग्जिस्ट करे, रिलेटिवली किसी के अकॉर्डिंग भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर। रिलेटिवली वो दोनों ही चीज़ें शायद एग्जिस्ट भी कर रही है और ना एग्जिस्ट भी कर रही हो। तो ये वो 7 कंडीशनल प्रिडिकेशंस है जो बताए गए, ठीक है। रिलेटिवली एक चीज़ जो है इट इज़ इनडिस्क्राइबल, ठीक है, बट रिलेटिवली द थिंग इज एग्जिस्टेंट एंड इज इनडिस्क्राइबेबल। रिलेटिवली अ थिंग इज एग्जिस्टेंट एंड इज इनडिस्क्राइबेबल। रिलेटिवली अ थिंग इज एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट एंड इनडिस्क्राइबेबल। तो ये चीज़ें हैं, ये 7 कंडीशनल प्रिडिकेशंस है जो आपको स्यादवाद में देखने को मिलते हैं। क्लियर। आई होप यहाँ पर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा लेक्चर को पीछे ले जाकर सुन लीजिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम 5 डॉक्ट्राइन्स देख लेते हैं जैनिज्म के 5 डॉक्ट्राइन्स है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए। अहिंसा मतलब कि कभी भी हिंसा ना करे, सत्य मतलब हमेशा सच बोले, अस्तेय मतलब चोरी ना करे, अपरिग्रह मतलब कि प्रॉपर्टीज़ को बिना मतलब के एक्वायर ना करे, और ब्रह्मचर्य मतलब चेस्टिटी जो है इसे फॉलो करें। क्लियर। तो यहाँ पर ये 5 डॉक्ट्राइन्स है जैनिज्म के, वो आप लोगों को याद रखने हैं। जैन काउंसिल एज आई सेड वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैन काउंसिल सिर्फ 2 हुई थी, जैसे कि बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 4 हुई थी। क्लियर। बट जैन सिर्फ 2 काउंसिल्स हुई थी, और इन जैन काउंसिल्स के सिर्फ एक आउटकम जो है सिर्फ ये थे कि यहाँ पर जैनिज्म से रिलेटेड जो बुक्स है उनको कंपाइल किया गया था। जैसे कि हम देख लेते हैं कि फर्स्ट काउंसिल 300 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो इसके चेयरपर्सन थे स्थूलभाऊ। पेट्रॉन कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर क्या हुआ था, 12 अंगास का कंपाइलेशन हुआ था। बेसिकली जैन्स का लिटरेचर को अंगास कहा जाता है। उसके बाद 512 AD में वल्लभी में हुआ था सेकेंड जैन काउंसिल। देवार्दिगानी जो है ये चेयरपर्सन थे सेकेंड जैन काउंसिल के। यहाँ पर फाइनल कंपाइलेशन जो है 12 अंगास और 12 उपअंगास का देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट जैन लिटरेचर और इनके स्कॉलर्स के ऊपर। क्लियर। सो द कैनोनिकल जैन लिटरेचर इज क्लेम्ड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम आदिनाथ, ठीक है, जिनको हम ऋषभनाथ भी कहते हैं, जो पहले तीर्थंकार थे, जिनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है।
क्लियर। तो जो भी कैनोनिकल जैन लिटरेचर है वो कहा जाता है कि आदिनाथ के टाइम से या ऋषभनाथ के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। इसके बाद टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकारास बिफोर महावीर, उसे पूर्वा कहा जाता है। तो महावीर स्वामी के पहले जितने भी तीर्थंकारास थे उनकी जो भी टीचिंग्स थी उनको पूर्वा कहा जाता था। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, टोटल 24 तीर्थंकारास थे, तो इसमें से 23 तीर्थंकारास की जितनी भी टीचिंग थी स्टार्टिंग के 23 उनको पूर्वा कहा जाता था, और मतलब महावीर स्वामी के पहले जितने भी तीर्थंकारास की टीचिंग को पूर्वा कहा जाता था। एम आई क्लियर। आगे जैन लिटरेचर, इसे जैन आगम कहा जाता है। ये कैनोनिकल टेक्स्ट है जो कि महावीर की टीचिंग के ऊपर बेस्ड है। क्लियर। दीज आगम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अंगास, मूला सूत्र, उपांगास, प्रकीर्णक सूत्र, छेदा सूत्र एंड उलिका सूत्र। इसमें से सबसे ज़्यादा आप लोगों को कल्प सूत्र याद रखना है जो कि भद्रबाहु ने लिखा था, जिसमें आपको जैन तीर्थंकारास की क्या देखने को मिल जाएगी, बायोग्राफीज देखने को मिल जाएगी। और जैन लिटरेचर जो है ये मेनली प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर और इनके स्कॉलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बाकी जैन लिटरेचर से और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लिटरेरी सोर्सेज में डिस्कस कर ली थी। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है जैनिज़्म। अब क्योंकि हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही पढ़ लिया है, तो यहाँ पर हम इनसे रिलेटेड कुछ MCQs जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देती हूँ। वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्ध हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। ठीक है, गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैच्यू कहाँ पर, यहाँ पर वर्ड को याद रखना है, मैंने यहाँ पर वर्ल्ड में पूछा है। क्लियर। इसके बाद बुद्धा जो है वर्ड है, इसका मतलब क्या है, द एनलाइटेंड वन और द रिलीजियस प्रीचर और द जीनियस, द पावरफुल, क्या मतलब है यहाँ पर बुद्ध का मतलब। हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन, यहाँ पर फाउंडर पूछा गया है श्वेतांबर सेक्ट का। उसके बाद यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, आपको इस तरफ अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और ये सारे चीज़ दिख रहे हैं, और यहाँ पर इनके कुछ एक्सप्लेनेशंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट क्या है यहाँ पर आपको मैच करना है। और समाधि मरण इज़ रिलेटेड टू विच फिलोसफी। ठीक है, समाधि मरण ये कौन सी फिलोसफी से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ भी आप लोगों को बतानी है। सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। एंड अगर डॉक्ट्राइन्स में आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है या मेरी थोड़ी सी स्पीड तेज़ हो गई हो, तो प्लीज़ एक बार पीछे जाके फिर से उसको देख लेना। क्लियर। सो यहाँ पर आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।